हाँ जी, स्वागत है आप सभी प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का। आप सभी को नमस्कार। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग अब हमारे साथ कौन से पार्ट पे आ चुके हैं। अभी हम फोर्थ पार्ट पे आ चुके हैं, ठीक है जी। तो आई होप आपने इससे पहले के लेक्चर्स देख लिए होंगे। क्लास 9 से मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पे हम चल रहे हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा हल्का रहने वाला है और हम लगभग अब ये चैप्टर क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके थे। इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर, कि हमारे आसपास सारी की सारी चीजें क्या थी बच्चों, मैटर थी। क्योंकि सबका खुद का क्या होता है, मास, और इस यूनिवर्स में दे हैव ऑक्यूपाइड स्पेस। फिर इसके बाद हमको पता है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी हमने, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उनके बीच में डिफरेंसेस करे हमने। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? आई होप देख के आ रहे हो, और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। क्लियर? ठीक है जी। अब लास्ट क्लास में हमने इंटर कन्वर्जन करी थी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे जाते हैं। चलो, अब आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़े से फिजिकल चेंजेस पढ़ेंगे, ठीक है। कि अब हमको पता तो है कि इंटर कन्वर्जन होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे तो जाते हैं, पर उसके लिए फिजिकल चेंजेस कैसे कैसे होने वाले हैं, क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं, क्या हम टेम्परेचर प्रेशर में भेदभाव करेंगे, चेंजेस करेंगे, उस चीज को आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? तो आज के लिए हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है मेल्टिंग पॉइंट। अब जिंदगी में कभी तो हम पिघले हैं किसी ना किसी के लिए, कभी ना कभी सबका मेल्टिंग पॉइंट तो जरूर आया है कि फर्स्ट लव होता है ना, किसी को देख के पिघल गए। तो हर एक चीज का कोई ना कोई पॉइंट होता है, ठीक है। तो वैसे ही स्टेट्स ऑफ मैटर में भी हर एक का कहीं ना कहीं एक पॉइंट आता है कि यहां पर अब इसकी स्टेट क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपना मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट में नाम से समझ में तो आ रहा होगा कि कोई चीज मेल्ट हो रही है, ठीक है। और पिछले लेक्चर में मैंने ये समझाया था, याद हो क्या होता था मेल्टिंग पॉइंट? क्या समझाया था हमने? कि जब कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट जाते थे, कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट, सॉलिड से लिक्विड। यानी अगर कोई भी चीज पिघल गई, क्या कोई भी चीज पिघल गई, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे टेम्परेचर एट विच, क्या लिखेंगे? टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स टू gaseous, sorry, converts to liquid state, converts to liquid state is melting point, is melting पॉइंट, ठीक है जी। क्लियर हो रहा है? यानी वो टेम्परेचर जब उसमें कोई चेंज आए और उसकी वजह से सॉलिड से कोई भी चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, जैसे बर्फ आपकी पिघल गई। कब पिघलती है बर्फ? जब हम उसको फ्रिज से बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर में ले आए, है ना। अब किसी भी स्लेब पे, किसी भी बर्तन पे, अपने हाथ पे इवन रखोगे तो वो बर्फ पिघल जाती है, क्योंकि अब उसका टेम्परेचर क्या हो चुका है, रूम टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर पर वो चीज क्या हो गई, पिघलनी शुरू हो गई। बट अब एग्जैक्ट पॉइंट की बात करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट बर्फ का होता क्या है, ठीक है जी। तो आप लिख लेना मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आ गया है। क्या पढ़ा हमने? मेल्टिंग पॉइंट यानी कि वो पॉइंट जिस पर कोई भी चीज मेल्ट हो जाए, पिघल जाए। क्लियर? ठीक है जी। चलिए इसको पॉज करके एक बार नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कर लिया? आगे बढ़े? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलो, अब मेल्टिंग पॉइंट से समझ में आ गया कि जिंदगी में हम कभी ना कभी किसी के लिए पिघले थे। तो वैसे ही स्टेट्स ऑफ मैटर भी क्या होने लगी, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गए तो पिघल गए, ठीक है। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, कि कभी ना कभी जिंदगी में भैया, हमारी जिंदगी में उबाल आया है, हम कभी बॉयल हो गए, क्या हो गए, गुस्से में आ गए, आंख बबूला हो गए, है ना। कि किसी ने हमको कुछ बोल दिया और गुस्सा आ गया। तो आपका कहीं ना कहीं एक बॉइलिंग पॉइंट था कि आपको इस बात पे गुस्सा आ गया। वैसे ही स्टेट्स ऑफ मैटर में भी क्या आता है, एक बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ठीक है। अब इसमें कौन सा फिजिकल चेंज आएगा हमारे पास,
कि लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट। अभी हमने क्या पढ़ा, मेल्टिंग, जब सॉलिड से लिक्विड गए। अब लिक्विड से गैस जब जाते हैं तो उसके लिए एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और ये हर किसी के लिए अलग होता है, हर किसी का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। किसी को जल्दी गुस्सा आता है ना, और किसी को लेट गुस्सा आता है। तो वैसे ही स्टेट्स ऑफ मैटर में भी यही चीज हम पढ़ेंगे। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में इसका क्या डेफिनेशन लिखना है आप लोगों को, हम लिखेंगे टेम्परेचर at which क्या liquid state is converted to gaseous state, भैया क्लियर हो रहा है? ठीक है जी। चलिए पानी की बात करते हैं। अगर हम पानी को बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं कुछ समय के लिए, तो उसमें क्या होने लग जाती है, भाप इकट्ठी होती है, इवेपोरेशन होने लग जाती है ना। पार्टिकल्स हवा में क्या होने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। ठीक है, जैसे जिंदगी में सब उड़ते रहते हैं, पार्टिकल्स भी उड़ जाते हैं। तो चलिए बॉइलिंग पॉइंट, हम पानी की अगर बात करें तो क्या होने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, समझ आ गया? यानी ये वो टेम्परेचर है जिस पे पानी बॉईल होना शुरू हो चुका है, और अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए इसको पॉज करके नोट कीजिए। घबराना नहीं है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अपना सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। ठीक है, ऐसे ही कनेक्टेड रहना है, अपनी बातें शेयर कर लेना, मैं अपनी बातें शेयर करता रहूंगा, और ऐसे ही साथ में ग्रो करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? कर लिया नोट? चलिए शाबाश। अब हम एक टॉपिक पे बात करते हैं। हमने यहां पर क्या पढ़ा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए टेम्परेचर आता है ना, कि 0 डिग्री के बाद पिघलना शुरू होगा बर्फ, 100 डिग्री के बाद पानी बॉईल होना शुरू होगा। तो यहां पर हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा टेम्परेचर के बारे में। आगे ना, अब टेम्परेचर के बारे में दो चीज और समझ लो, क्या कि टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है। तो दो यूनिट्स पढ़ लेते हैं। एक होती है एसआई यूनिट, है ना, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है। तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट बच्चों होती है केल्विन। क्या होती है, केल्विन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। और बाकी अदर यूनिट्स क्या होने वाली हैं, बाकी और भी तो यूनिट्स होती हैं। तो कौन कौन सी होती है, एक होती है सेल्सियस और दूसरी फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको हम F से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन है, के से डिनोट करते हैं। बाकी अदर यूनिट्स क्या हो गई हमारी, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। क्लियर? चलिए यहां से एक फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। फॉर्मूला ये है कि थोड़ा कन्वर्जन आएगा, जैसे आपको बोलेगा कि इस डिग्री से इस डिग्री में जाओ, तो फॉर्मूला ये है केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्लियर है? यानी वो आपको टेम्परेचर किसी यूनिट में देगा एंड आपको दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है। क्लियर हो रहा है? चलो थोड़ा समझ भी लेते हैं इसको, जैसे क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा समझ आ जाएगा और अच्छे से। सपोज करो आपको वो बोल रहा है कन्वर्ट करने को बोल रहा है, किसी भी केल्विन से डिग्री सेल्सियस भी जा सकते हैं या डिग्री सेल्सियस से केल्विन भी जा सकते हो। क्लियर है? तो आपको अगर वो बोलता है कि 10 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर दो केल्विन में, 10 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर दो केल्विन में, तो आप फॉर्मूला लगाओगे केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो यहाँ डिग्री सेल्सियस कितना दिया बच्चों, आपको 10 दिया है, तो 10 पुट करना एंड इसको आप क्या कर दोगे, फिर ऐड कर दोगे, तो कितना आ गया, 283 केल्विन आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, 283 केल्विन आपका आंसर आ गया। ठीक है, सपोज अगर वो बोलता कन्वर्ट बोलता आपको, हम क्या ले, चलो ऐसे लेते हैं, 10 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बोल रहा है, तो आप अपना फॉर्मूला लगाओ, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, इस बार ये आपको केल्विन दे रखा है, तो यहाँ 10 पुट करो, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब आपको इसको इधर लेके आना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस।
तो आप लिखोगे 10 माइनस 273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर कितना आ गया, माइनस में 263 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन करने के लिए ये फॉर्मूले को याद रखना अच्छे से, ठीक है ना? कृपया करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाते रहना, मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं, ठीक है? पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट 1 2 3 डिंग डिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है इवेपोरेशन। अब ये तो हमने पढ़ लिया था, याद हो, इंटर कन्वर्जन में पार्ट 3 में, ठीक है? आई होप, प्लीज मैं बोल रहा हूं पिछले पार्ट देख के आना थोड़ा सा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। चलो, इवेपोरेशन में हमने क्या पढ़ा था, कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट जाते थे? इवेपोरेशन का मतलब होता था कि हमने लिक्विड से कौन सी स्टेट गए, गैसियस स्टेट गए। कौन सी स्टेट? गैसियस स्टेट। लिक्विड से गैसियस स्टेट क्या बोलते थे? इवेपोरेशन बोलते थे, ठीक है? चलो, अब हमको पढ़ना क्या है इसमें, हम ये पढ़ेंगे बच्चों कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे ये इवेपोरेशन डिपेंड करती है, ठीक है? तो हम यहां लिखते हैं फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स। करें शुरू? चलिए जी, तो एक एक करके हम फैक्टर्स पढ़ते हैं और कैसे डिपेंड करता है वो भी देखना जरूरी है। क्लियर है जी? ठीक है, चलो, खाना पीना अपना बढ़िया खा पी के आना, पढ़ाई के समय पढ़ाई करना, इधर उधर ध्यान मत देना। जिस किसी से भी बातें चल रही हैं बोल देना भैया लेक्चर खत्म होने के बाद बात करेंगे, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। पहला पहला क्या है हमारे पास? इवेपोरेशन सबसे पहले बच्चों टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किस पे? टेम्परेचर पे। कैसे डिपेंड करती है? डायरेक्टली डिपेंड करती है। कैसे बच्चों? डायरेक्टली डिपेंड करती है, ठीक है? यानी अगर आप टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो इवेपोरेशन भी क्या होने वाली है? इंक्रीज हो जाएगी। इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? चलो थोड़े से एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे अगर हम कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, तो आप धूप में कपड़े सुखाओगे तो वो कपड़े जल्दी सूखेंगे एज कंपेयर टू, जैसे बारिश का मौसम है, ह्यूमिडिटी रहती है, उसमें कपड़े बहुत देर से सूखते हैं, है ना? क्यों? तो टेम्परेचर ज्यादा है का मतलब क्या हो गया? इवेपोरेशन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से कपड़े जल्दी सूखेंगे। चलो हम अपने पे ही लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे गर्मी में हम जैसे इंसान जो हैं, हमको क्या होती है? स्वेटिंग होती है। अब वो बॉडी का मैकेनिज्म है कि कूल डाउन करना अपने आप को, ठीक है? तो जब हमको स्वेटिंग होती है, क्लियर है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी ज्यादा है तो हमारी बॉडी में क्या हो रही है? स्वेटिंग हो रही है, जिससे इवेपोरेशन हो और हमारी बॉडी क्या हो? कूल डाउन हो। क्लियर हो रहा है? तो टेम्परेचर अगर ज्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा, टेम्परेचर कम, इवेपोरेशन भी कम। क्लियर हो गया? चलो जी, नेक्स्ट आते हैं विंड स्पीड। क्या है? विंड स्पीड, हवा। तो जितनी ज्यादा हवा होगी बच्चों, उतनी ज्यादा क्या होने वाली है? इवेपोरेशन होने वाली है। समझ रहे हो? ठीक है जी, इसको समझते हैं। समझो, जैसे आप नहा धो के आए, आपके बाल गीले हैं, अब आप क्या करते हो? आप अपने हेयर को क्या करोगे? ड्राई करते हो, ठीक है? या तो पंखे के सामने खड़े हो जाओगे या हेयर ड्रायर यूज करोगे, जिसमें विंड स्पीड क्या है बच्चों? ज्यादा है। जितनी ज्यादा हवा होगी उतने ज्यादा पार्टिकल्स में क्या होने वाली है? इवेपोरेशन होने वाली है। वो क्या होंगे? इवेपोरेट होना चाहेंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक है? जैसे हॉट एकदम ड्राई डे है और आपको पसीने आ रहे हैं, पर जैसे ही आप घर पे आते हो और पंखे में बैठते हो तो अच्छा लगता है ना, हवा चल रही होती है, इवेपोरेशन हो रही है ना? तो जितनी ज्यादा विंड स्पीड उतना ज्यादा इवेपोरेशन। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? चलो, थर्ड पॉइंट पे टेम्परेचर हो गया, विंड स्पीड हो गया। अब आता है हमारे पास सरफेस एरिया। क्या आता है? सरफेस एरिया, ठीक है? तो सरफेस एरिया बच्चों जितना ज्यादा होने वाला है, सेम अगेन इवेपोरेशन भी क्या होने वाली है? ज्यादा। अरे का आंसर सेम ही आ रहा है तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलो इसको समझते हैं। समझो, जैसे आप चाय पी रहे हो,
ठीक है, आपने बड़े लोगों को भी देखा होगा, या आप कभी अगर चाय पी रहे हो तो कप में चाय क्या होती है, एकदम गर्म होती है, हमको उसको वेट करना पड़ता है कि थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर पी लेंगे। बट अगर आप उसी चाय को एक छोटे से सॉसर में डालो, छोटी सी प्लेट जैसी होती है ना सॉसर, उसमें आप उसको पोर करो, तो क्या होगा, वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी, है ना। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ा था, है ना, सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो गया वहां पर, जो इंक्रीज हो गया। क्लियर हो रहा है। जैसे मान लो सब्जी बहुत गर्म है, ठीक है, तो प्लेट में डाल के आपने थोड़ी फैला दी उसको, है ना। चावल बहुत गर्म थे, चावल गरम गरम डाले, अब उसको प्लेट में जितना फैलाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, उसमें से हीट निकलना चाहिए, इवेपोरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा, इवेपोरेशन उतना ज्यादा। अब तक 3 पॉइंट्स में हमने ये समझा कि इवेपोरेशन 3 पे डिपेंड कर रहा है और डायरेक्टली डिपेंड करता है, इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज। क्लियर। ओके जी, लास्ट पॉइंट पे आते हैं अपने। लास्ट पॉइंट होने वाला है ह्यूमी का डीटी, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी। चलो, अब ह्यूमिडिटी ज्यादा तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी। अब देखो इस केस में इवेपोरेशन ना कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सबसे पहले ह्यूमिडिटी को समझते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होती है बच्चों, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि ना एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स का जो अमाउंट है वो ज्यादा है। समझते हैं इसको, मैं पहले लिख देता हूं यहां पर, क्या हो गया, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, क्या, इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब समझो जैसे बारिश का मौसम है, ठीक है, बारिश जब खत्म हो गई तो अजीब सा लगता है, ठीक है, चिपचिपा सा लगता है, पूरी स्किन पे अजीब सा चिपचिपा सा लगता है। वो क्यों लगता है, क्योंकि बारिश के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स जो हैं उनका कंटेंट ज्यादा है। वैसे दिख नहीं रहे हैं, बट वो जो चिपचिपा हो रहा है आपको, वो इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा हो रखी है एटमॉस्फेयर में, आपके अराउंड, आपके सराउंडिंग में, ठीक है। तो आप समझो इस चीज को कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ह्यूमिडिटी ज्यादा का मतलब है कि ऑलरेडी हवा में वाटर वेपर हैं, समझ रहे हो, ऑलरेडी वाटर वेपर्स हैं हवा में, तो और इवेपोरेशन नहीं हो सकती। अगर आप किसी पानी को इवेपोरेट करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इवेपोरेशन रेट क्या होने वाला है बच्चों, वहां पे कम होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हवा में वाटर वेपर ज्यादा हैं, जगह नहीं है, जगह नहीं है तो नए पार्टिकल्स कैसे इवेपोरेट होंगे। क्लियर हो गया, ठीक है जी। चलिए जी, इसको पॉज करके एक बार नोट कीजिए। आई होप आज के लेक्चर में सब समझ में आया है। हाँ, कहना मैं यही चाहता हूं कि लेक्चर खत्म हो गया है यहाँ, ठीक है, कर लिया नोट, ठीक है जी। चलो जी, मजा आया आप लोगों के साथ फिर से कनेक्ट करके। तो फिर से फटाफट से आज के लेक्चर में हमने क्या करा, फिजिकल चेंजेस के लिए टॉपिक्स पढ़े, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन, टेम्परेचर, ये सब। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो मेल्टिंग पॉइंट बर्फ का, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, याद रखना, ठीक है जी। चलो, टेम्परेचर हमने समझा, एसआई यूनिट, अदर यूनिट उसकी याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, एक से दूसरे में कन्वर्ट, दूसरे से पहले में कन्वर्ट। इवेपोरेशन हमको पता है, पिछले लेक्चर में हमने कवर करी थी। अब किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उनको याद रखना, प्लीज पेपर में पूछा जाता है, और कैसे आंसर करना है ये बताना है, ठीक है। कि अगर ये इंक्रीज है तो वो इंक्रीज, ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज, ये बताना होता है अच्छे से। जितना अच्छे से एक्सप्लेन करोगे उतने अच्छे से आंसर्स में आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे आराम से। क्लियर। ह्यूमिडिटी हमने एक्सप्लेन कर ली, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जी, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, खाना पीना बढ़िया, मौज, खेल कूद भूलना नहीं है, पर साथ साथ पढ़ाई को भी अच्छे से मेंटेन करके चलना, ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को ऐसे सिखाकर कुछ, ठीक है। आई होप मैं आप में कोई चेंज ला सकूं या आपको कुछ एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। चलिए, जितना ज्यादा शेयर कर सको इस वीडियो को करना। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।